बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड, मैट्रिक, बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 1 गैशियस एक्सचेंज की एक्सरसाइज कर रहे थे, उसके सॉल्यूशंस कर रहे थे। पार्ट 1 इसका हो गया, पार्ट 2 और फाइनल पार्ट भी इंशाल्लाह यही होगा। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। और पीडीएफ भी खोल लीजिए। कितने क्वेश्चन कर चुके थे हम? 4 क्वेश्चंस जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज हमने कर लिए पिछली वीडियो में, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उसके 4 क्वेश्चंस हम कर चुके। क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है इसके अंदर? बोल रहा है कि वाई डू वी डीप ब्रीथ ड्यूरिंग और इमीडिएटली आफ्टर एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, भाग दौड़ कर रहे हो, उसका बता रहा है कि एक्सरसाइज के दौरान या एक्सरसाइज के फ़ौरन बाद हम गहरे गहरे सांस क्यों लेते हैं, लंबे लंबे सांस क्यों लेते हैं? क्यों? ज़्यादा से ज़्यादा एयर लंग्स में जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एयर लंग्स में जाए। क्यों जाए भाई एयर लंग्स में? क्योंकि एयर में क्या है? ऑक्सीजन है। अब देखें, आप लंबे लंबे सांस ले रहे हैं एक्सरसाइज के बाद, क्यों? वजह क्या है? आप ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि एयर आपकी लंग्स में जाए। क्यों एयर लंग्स में जाए? क्योंकि लंग्स में एयर में क्या है? ऑक्सीजन है। तो आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपके लंग्स के ज़रिए आपके ब्लड में जाए, और ब्लड जो है उस ज़्यादा ऑक्सीजन को आपकी पूरी बॉडी के हर सेल में ले जाए। तो क्यों ले जाए? वजह यही है क्योंकि वहाँ अब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई है, कमी हो गई है। जितनी पहले थी सेल्स के अंदर ऑक्सीजन, उतनी अब नहीं है। तो इसका मतलब आप जो एक्सरसाइज कर रहे थे, आप जो भाग दौड़ कर रहे थे, उछल कूद कर रहे थे, उसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का यूज़ हुआ है आपकी बॉडी के अंदर। और ऑक्सीजन जो पहले से मौजूद थी और आ रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा खर्च हुई है। इसलिए अब आप एक्सरसाइज के दौरान या एक्सरसाइज के बाद आप लंबे लंबे सांस जो ले रहे हैं वो इसीलिए ले रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एयर लंग्स में जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लंग्स में जाए, और ऑक्सीजन जाके आगे ब्लड में शामिल हो और ब्लड से हर सेल तक पहुँचे, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई है, कमी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ठीक है भाई, रीज़न पता चल गया। व्हाट इज़ ऑक्सीजन डेट? ऑक्सीजन डेट वो पूछ रहा है कि ये क्या है ऑक्सीजन डेट। ये एक स्टेट का नाम है, अ टाइप ऑफ स्टेट। स्टेट के 2 मतलब हैं यहाँ पर। स्टेट का मतलब जो है वो रियासत भी होता है, जैसे कि स्टेट्स ऑफ इंडिया या स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका की रियासतें या इंडिया की रियासतें, स्टेट भी उसको कहते हैं। स्टेट का दूसरा मतलब होता है एक और, बयान करना। बयान करना, इसी से वर्ड निकलता है स्टेटमेंट, बयान। बयान करना और बयान में फ़र्क है। तो स्टेट बयान करना, स्टेट रियासत। इसके अलावा स्टेट का एक और मतलब होता है, इसका मतलब होता है हालत, कंडीशन। तो ऑक्सीजन डेट जो है वो क्या है? वो एक हालत का नाम है, एक ऐसी स्टेट का नाम है, एक ऐसी हालत का नाम है। किसकी? पर्टिकुलरली आपके मसल्स की, आपके पैरों के मसल्स या आपके बाजुओं के मसल्स, इनकी एक ऐसी हालत का नाम है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो आपके मसल्स में कम हो चुकी है। कम हो चुकी है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से कम हो चुकी है ज़रा समझ लीजिएगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से कम हो चुकी है कि आपने इतनी एक्सरसाइज की, इतनी एक्सरसाइज की, इतनी एक्सरसाइज की, इतनी भाग दौड़ की, इतनी भाग दौड़ की, जितनी ज़्यादा आपने एक्सरसाइज की, जितनी ज़्यादा उछल कूद की, बहुत तेज़ी के साथ आपने काम किया, बहुत तेज़ी के साथ आपने उछल कूद की, रनिंग की, बहुत तेज़ तेज़ दौड़े, उसके नतीजे में क्या हुआ? उसके नतीजे में आपको उतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत हुई। उतनी ज़्यादा एनर्जी के लिए आपकी बॉडी ने क्या किया? उतने ज़्यादा ही जो है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ब्रेक हुए, क्योंकि उन्हीं से एनर्जी मिलती है। और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के लिए उतनी ही ज़्यादा आपको ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की नीड हुई, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की नीड को फुलफ़िल करने के लिए आपने बहुत तेज़ तेज़ सांस लिए। और लेकिन जब आपने बहुत ही ज़्यादा तेज़ एक्सरसाइज शुरू कर दी, उछल कूद शुरू कर दी, और बहुत तेज़ तेज़ आपने सांस भी लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ब्रेक हों और ज़्यादा से ज़्यादा आपको एनर्जी मिले, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड है। लेकिन क्या हो रहा है कि आपका काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, बहुत तेज़ी से। तो वो जो सप्लाई हो रही है ऑक्सीजन की,
वो शॉर्ट हो रही है उसके मुकाबले में, क्योंकि आप काम बहुत तेज़ कर रहे हैं, बहुत तेज़ काम कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन की सप्लाई वो नहीं हो पा रही जो कि होनी चाहिए। ये सारी तफसीलात जो है हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। तो उसके नतीजे में क्या होगा कि आपकी बॉडी के मसल्स जो हैं वो स्विच कर जाएंगे एरोबिक रेस्पिरेशन से एन एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ। एन एरोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लूकोज तो ब्रेक होगा, लेकिन क्या होगा, ग्लूकोज ब्रेक होके वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के ब्रेक डाउन पे होता है ना, C6H12O6, ये ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस होता है इसके नतीजे में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और एनर्जी। लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी हो नहीं पा रही, क्योंकि आप काम ही इतनी तेज़ी से कर रहे हैं कि सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही, मसल्स को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, तो ये ऑक्सीजन जो है वो, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो है वो विदाउट ऑक्सीजन जो है वो टूटना शुरू हो जाएंगे। उसके नतीजे में लैक्टिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बजाय, लैक्टिक एसिड, ठीक है, और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये लैक्टिक एसिड ही है जिसकी वजह से आपके मसल्स में बाद में पेन होगा, दर्द होगा। खैर, इसको भी रिसाइकल कर लिया जाता है। तो ये जो स्टेट है, ये जो हालत है जिसके अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, किस वजह से डेफिशिएंसी हो जाती है, सप्लाई की वजह से, कि सप्लाई तो हो रही है लेकिन काम उसके मुकाबले में बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो वो सप्लाई जो है ऑक्सीजन की वो इनएडिकेट है, ना काफ़ी है वो सप्लाई ऑक्सीजन की, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन डेड कहते हैं। समझ में आ गई बात। बाकी तो वो टीचर्स वगैरह नोट्स बनाएंगे तो उसमें बात हो जाएगी। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, इसके ऊपर तो पूरी वीडियो बनाई हुई है भाई। इंस्पायरेशन क्या है, ये जो आपने ऑक्सीजन एयर इनहेल की है, और एक्सपायरेशन क्या है, जो आपने एयर बाहर खारिज की है। लेकिन सिर्फ यही नहीं याद रहे, आगे भी होगा इसमें कुछ, इसमें गैशियस एक्सचेंज भी होगा, ठीक है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में। सिर्फ अगर आप ये बात बोल देंगे कि एयर जो है वो इन होना और एयर का आउट होना, तो आप ये ब्रीथिंग को बताएंगे, याद रहे। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन नहीं होगी जी। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के अंदर पूरी बात होगी कि इंस्पायरेशन में ब्रीथिंग का ये पार्ट भी हो रहा है कि ऑक्सीजन जा रही है, दूसरा पार्ट कौन सा हो रहा है, गैशियस एक्सचेंज का हो रहा है अल्वियोलाई में, और तीसरा पार्ट क्या हो रहा है कि ये ऑक्सीजन जा रही है और जाके सेल्स में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर रही है, रेस्पिरेशन, जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो इंस्पायरेशन के अंदर ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी, ऑक्सीजन का जाना और एक्सचेंज होना अल्वियोलाई में, और ये ऑक्सीजन सेल्स में जाके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक करेगी, यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन भी करेगी। ये तीन पार्ट होके आपका कहलाता है इंस्पायरेशन। और एक्सपायरेशन क्या होता है, वहीं से शुरू होता है एक्सपायरेशन, जहाँ से इंस्पायरेशन का एंड होता है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो ब्रेक हो गया, उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्रोड्यूस हुई आपकी पूरी बॉडी के सेल्स में, वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोबारा ब्लड में आई, और वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोबारा ब्लड के ज़रिए अल्वियोलाई के पास आई, वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस अल्वियोलाई से लंग्स में आई, लंग्स में मौजूद एयर में आई, और एयर जो है ये बाहर आपने खारिज की, तो ये एक्सपायरेशन हो गया। यही फ़र्क है, और भी डिस्टिंग्विश हैं इसके अंदर। बहरहाल ये इनके ऊपर भी तफसीली वीडियोस बन चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। वो बोल रहा है व्हाट इज़ लंग कैंसर। लंग कैंसर होता क्या है। देखें, जब मैं आसान सी बात करता हूँ कि ये क्या है, तो मुझे बता दीजिए सर ये मार्क कर है, मुझे ये मत बताइए कि हम इससे लिखते हैं, नहीं, ये मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, तो ये क्या है, ये मार्कर है, ठीक है। इसी तरह लंग कैंसर क्या है, टू द पॉइंट अपने जवाब का आगाज़ इससे करें। इट इज़ अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है, इसमें रिप्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है किसकी, एबनॉर्मल सेल्स की। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वाली, वो देख लीजिए, उसमें तफसील से बात हुई है लंग कैंसर की और कैंसर की भी। बहरहाल यहाँ तो ओवरव्यू हम ले रहे हैं। तो क्या हो रहा है इसके अंदर, छोटा सा आपने इंट्रोडक्शन देना है कि ये डिजीज़ है और इसमें हो क्या रहा है। जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, सॉरी आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें लंग्स जो हैं, लंग्स के अंदर कुछ एबनॉर्मल सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। एबनॉर्मल, नॉर्मल नहीं होते, एबनॉर्मल। अब एबनॉर्मल हैं तो वो एबनॉर्मल काम करेंगे, तो वो एबनॉर्मल सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं और आपके लंग्स में वो फैलते जा रहे हैं। इसी को हम कहते हैं लंग कैंसर।
ठीक है। इससे बहुत सारी अलामात ज़ाहिर होती हैं कि आपको खांसी बहुत ज़्यादा होती है और आपके जो है वो खांसी में खून भी, ब्लड भी आने लगता है और पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। कैंसर तो वैसे ही आपको पता है कि कितनी ख़तरनाक बीमारी है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है हाउ द एज़मा, नॉट एस्मा, नॉट एस्थमा, एज़मा इज कैरेक्टराइज्ड। ये वर्ड, अब ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा बच्चों को। हाउ द एज़मा इज कैरेक्टराइज, कैरेक्टराइज्ड का मतलब ये कि आप उसको पहचानेंगे कैसे, उसके सिम्टम्स क्या हैं, अलामात क्या हैं, आप उसको कैसे पहचान सकते हैं। हाँ भाई, आपको जो है वो क्या हो गया है, एज़मा हो गया है। ठीक हो गया भाई। अच्छा, तो कैसे पहचानेंगे आप उसको? उसको पहचानने के लिए कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ अलामात हैं उसकी, यहाँ मैंने नोट भी कर रखी हैं, मैं दिखाता हूँ आपको कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, आपको खुल के सांस नहीं ले पाएंगे, आप हल्के हल्के से सांस लेंगे, रुक रुक के, खुल के आप सांस नहीं ले पाएंगे। ठीक है। चेस्ट पेन, आपको चेस्ट में पेन होगा, ये अलामात हैं, ये सिम्टम्स हैं जिसके ज़रिए आप उसको पहचान सकते हैं। फीवर, आपको बुखार होगा। वीजिंग, आपके सीने से आवाज़ आएगी, जिसमें बच्चों को पसलियाँ चलने का कहा जाता है। कफ, आपको खांसी होगी। ठीक हो गया भाई। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है, नेम 5 एनिमल्स विच यूज़ देयर बॉडी सरफेस फॉर गैशियस एक्सचेंज। 5 एनिमल्स का नाम बता दीजिए आप, सिर्फ उनके नाम लिखने हैं, जो कि अपनी बॉडी सरफेस को, अपनी स्किन को इस्तेमाल करते हैं, किस लिए? रेस्पिरेटरी सरफेस के तौर पर, कि उनकी बॉडी की सरफेस से, उनकी स्किन से ही गैशियस का लेन देन होता है, गैसेस का तबादला होता है। ठीक है। तो ये 5 जो हैं, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, यहाँ पर ये लिखे हुए भी हैं मैंने, क्या हैं, कौन कौन से हैं। ये हमारे पास अर्थवर्म, जिसको उर्दू में केचुआ कहा जाता है, ये मिट्टी में रहता है, वो भी अपनी स्किन से ही सांस लेता है। फ्लैट वर्म्स, ये भी वर्म की एक किस्म है, ये चपटे कीड़े कहलाते हैं, ये भी जो है वो अपनी स्किन से ही सांस लेते हैं। स्पंजिस, स्पंजिस जो हैं ये समंदर में पाई जाती हैं, एनिमल्स हैं, ये समंदर में पाए जाते हैं। ठीक है। और ये भी अपनी स्किन से ही सांस लेते हैं। एनालिड्स, ये भी कीड़ों की एक किस्म है ये भी अपनी जो है वो स्किन से ही सांस लेते हैं, एनालिड्स। और फ्रॉग भी अपनी स्किन से सांस ले सकता है। ठीक है भाई। उसके बाद सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। अब इसमें कह रहा है एक्सटेंसिव रेस्पॉन्स क्वेश्चन। अब देखें, डिटेल्ड क्वेश्चन उसने नहीं कहा, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। एक्सटेंसिव रेस्पॉन्स क्वेश्चंस। एक्सटेंसिव रेस्पॉन्स क्वेश्चन, इसका आसान से मतलब यही है कि डिटेल्ड, ज़रा तफसील से बात बताइए इसके बारे में। एक्सटेंसिव रेस्पॉन्स क्वेश्चंस। ठीक हो गया भाई। इसमें 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, व्हाट मेजर्स वुड यू टेक टू अवॉइड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। आप कौन कौन से मुमकिन इक़दामात करेंगे, आप ऐसा क्या करेंगे, कौन सी एहतियातें करेंगे कि आप जो है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से बच सकें, वो बीमारियां जिनसे आप बच सकें, जो कि आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम से मुताल्लिक जितनी बीमारियां हैं, एज़मा है, लंग कैंसर है, ब्रोंकाइटिस है, ठीक है, नमोनिया है, ये सब, इनसे आप बच सकें। तो इसके लिए आप क्या करेंगे भाई? सबसे पहले जो चीज़ आपके लंग्स से इंटरेक्ट हो रही है वो एयर है, बस आसान सी बात है। तो आप जो एयर अपने इनहेल कर रहे हैं उसको पाक और साफ़ रख लीजिए। इसके अलावा एयर का इस्तेमाल जो है वो आप कहाँ से करें? नाक से करें अपने, तो नाक अंदर जाए, नाक से जो है वो एयर अंदर जाए। समझ में आ रही है बात? तो इसको एहतियात करें। स्मोकिंग से अवॉइड करें। और क्या है, पॉल्यूटेड इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं जहाँ बहुत ज़्यादा जो है फैक्ट्रीज़, कारखाने हैं, वहाँ धुआं जो है बड़ा कसीफ होता है, वहाँ से अवॉइड करें कि वो धुआं जो है वो आपके लंग्स को डिस्टर्ब ना करे, मुतासर ना करे। और क्या क्या मामलात हैं कि गाड़ियाँ जब चला रहे हों, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन वाली जगह हैं जहाँ पर जो है वो धुआं गाड़ियों का बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से भी जो है वो मास्क वगैरह लगा के रखें ताकि वो आपके धुआं जो है आपके लंग्स को डिस्टर्ब ना करे। और बहुत सारे मामलात हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है डिस्कस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद द हेल्प ऑफ सुटेबल इलस्ट्रेशंस। मतलब इसमें आप क्या करेंगे? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे तफसील से।
इसमें जो है वो आपका माउथ भी आ जाएगा, नॉस्ट्रिल भी आ जाएगा, लैरिंक्स भी आ जाएगा, ट्रैकिया भी आ जाएगा, ब्रोंक्यूल भी आ जाएगा, ब्रोंकाई भी आ जाएगा, ब्रोंक्यूल्स भी आ जाएगा, लंग्स आ जाएंगे, और क्या क्या चीज़ें, अल्व्यूलाई इसके अंदर आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। इसके ऊपर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई है मैंने, वो देखिए। तो उसमें बताना है आपने, और इलस्ट्रेशंस मतलब ये कि आपने एग्जाम्पल दे के पिक्चर बना के भी समझाना है। इलस्ट्रेट का मतलब ही ये होता है कि मिसाल दे के समझाइए। तो मिसाल आप जब रिटन में दे रहे हैं तो कैसे देंगे भाई, उसके लिए आप पिक्चर्स ड्रॉ करके ही समझा सकते हैं। तो इस आसान लफ्ज़ों में इसमें आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की पूरी पिक्चर ड्रॉ भी करनी है, उसको लेबल भी करना है, ताकि बात मुकम्मल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, प्रूफ विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट, साबित करना है आपको एक तजुर्बा करके कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, के रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ हो रही है। अब मैं तो बोल रहा हूँ ना यहाँ पर कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो रही है, ऑक्सीजन गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई। बोल रहा है साबित करें कि आप जो सांस ले रहे हैं उसमें जो आप एक्सपायरेशन कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो इसमें एक्सपेरिमेंट भी मौजूद है। इसके लिए आपको जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सल्यूशन चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सल्यूशन चाहिए। इसको हम जो है वो, इस सल्यूशन को लाइम वाटर भी कहते हैं। नॉर्मली लाइम का मतलब क्या होता है, इसको चूना कहा जाता है, चूना। आपने देखा हो सड़कों पे बिखरा हुआ चूना, या ग्राउंड्स में या फिर घरों में चूना होता है, पहले होता था, अब तो खैर चूना नहीं होता, तो उसको लाइम कहा जाता है। इसकी बहुत सारी कैटेगरी हैं, स्लैक लाइम है, ठीक है ना, और बहुत सारे लाइम। बहरहाल लाइम वाटर क्या है इसको समझ लें आप, इसकी ज़रूरत है आपको। लाइम वाटर जो है वो क्या है कि पानी के अंदर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स कर लीजिए, लेकिन ये याद रहे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो पानी में स्पेयरिंगली भी सॉल्यूबल है, मतलब ये बहुत थोड़ा जो है वो डिज़ोल्व होता है, यानी कि 1.5 ग्राम, अब पिंच, चुटकी जो है वो अगर आप ले लेंगे ना इसकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की चुटकी में भी मेरे ख्याल 1.5 ग्राम से ज़्यादा जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। चूना है, बाज़ार से मिलता है, चुटकी ले लीजिए, तो चुटकी या पिंच जो है वो उसमें भी 1.5 ग्राम से ज़्यादा है। और इसके लिए आपको पानी कितना चाहिए, आपको पानी चाहिए 1 किलो। 1 किलो बोलें तो पर लीटर, पर केजी या पर लीटर ले लीजिए, एक ही बात है फ़िलहाल। तो अंदाज़ा करें कि आपने इतना बड़ा बाउल लिया और 1 किलो पानी या 1 लीटर आपने उसमें पानी लिया, सिर्फ एक चुटकी जो है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिज़ोल्व होगा। ठीक है, तो ये जो सल्यूशन बनेगा, इस सल्यूशन को हम कहेंगे लाइम वाटर। इसका कलर कैसा होगा, एग्जैक्टली इसका कलर पानी जैसा ही होगा, पानी जैसा ही होगा इसका। अब ये जो लाइम वाटर का सल्यूशन आपने बना लिया, इसकी क्वालिटी क्या है, याद रहे इसका कलर कैसा है, पानी जैसा ही। जैसे ही इस लाइम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड अगर गैस इसमें आप डिज़ोल्व करें, आसान नहीं है, गैस को लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व करना आसान नहीं है, बड़ा प्रेशर चाहिए होता है। ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो बॉटल्ड होती हैं, इनमें भी बड़े प्रेशर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिक्स किया जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें मिक्स करने के लिए वो एक्सपेरिमेंट भी मौजूद है, वो देखें पूरा है इसके अंदर जो है वो, जिसमें उन्होंने दिखाया। आप जो एक्सपायर कर रहे हैं और ये जो आप सांस खारिज कर रहे हैं, यहाँ पे एक पाइप लगा दीजिए, ठीक है, स्ट्रॉ जो होता है उसके ज़रिए आप जो है वो एक्सपायर करें, फूंक मारें। देखें फूंक कहाँ से मारेंगे, ये फूंक जो आप मार रहे हैं तो उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही तो है ना। तो वो फूंक जब आप मारेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो पहले पानी जैसा था लाइम वाटर, ये क्या हो जाएगा, ये मिल्की हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा, दूध जैसे कलर का हो जाएगा ये लाइम वाटर। अगर ये दूध जैसे कलर का हो जाता है तो बड़ी आसान सी बात है, इससे आप पहचान सकते हैं कि ये जो है फूंक जो आपने मारी है उसमें कौन सी गैस है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। क्योंकि याद रख लीजिए, जब भी लाइम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट करती है, रिएक्ट तो खैर नहीं करती, जब उसके साथ मिक्स करती है तो फिज़िकल चेंज क्या आता है, फिज़िकल चेंज ये होता है कि वो लाइम वाटर जो पानी जैसा था वो मिल्की हो जाता है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ये है तजुर्बा सारा का सारा, जिसके ज़रिए आप प्रूफ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वेंटिलेशन इन मैन। सवाल को समझिए, उसने रेस्पिरेटरी सिस्टम आपसे नहीं पूछा, उसने वेंटिलेशन का पूछा है। वेंटिलेशन एक रूम की अगर होगी तो आप क्या बताएंगे,
मतलब हवा का आना और हवा का जाना। जी, बस ये होती है वेंटिलेशन, जिसमें आप क्या करेंगे, क्योंकि एयर जो है वो एक जगह से आएगी, दूसरी जगह से उसको निकलने की जगह चाहिए। आप एक घर में बैठे हैं, अगर आप जो है वो एक विंडो खोल देंगे जहाँ से आप सोचेंगे कि एयर बड़ी अच्छी सी आए, तो आएगी तो, लेकिन उतनी अच्छी नहीं आएगी। बिल्कुल आप जैसे इस यहाँ पर अगर विंडो है तो रूम की दूसरी साइड पे बिल्कुल अपोजिट भी एक छोटी सी विंडो खोल दीजिए। क्यों? क्योंकि एयर क्रॉस चाहिए, एयर क्रॉस चाहिए, एयर को क्रॉस होने के लिए जगह चाहिए। अगर आप सिर्फ यही विंडो बनाएंगे, वहाँ पर ब्लॉक कर देंगे, तो हवा पूरे तरीके से अंदर नहीं आएगी। समझ में आ रही है बात आपको? तो एयर क्रॉसिंग के लिए 2 विंडोज़ चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड वेंटिलेशन, हवा का इखराज, हवा का आना जाना। अब इंसानों को लेते हैं, इसके अंदर वेंटिलेशन क्या है? इसमें पूरा वो मैकेनिज़्म है जिसमें हवा आप ले रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है इस वेंटिलेशन के अंदर? इनहेल का प्रोसेस है, एक्सहेल का प्रोसेस है। हवा अंदर जा रही है आपके चेस्ट में, तो चेस्ट में नीचे डायफ्राम के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और आपके जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और इंटरकोस्टल मसल्स जो कि आपकी ये रिब्स के साथ ये गोश्त लगा हुआ है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो आपका सीना बाहर आएगा। और ये जो डायफ्राम है यहाँ पर, इसके मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये नीचे जाएगा। उसकी वजह से एयर जो है वो फ़ौरन रश करेगी बाहर की आपकी बॉडी के अंदर। ये तफसीलात सारी वीडियोस में बता चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट करके आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि उस वीडियो के अंदर मैंने ये प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग के नाम से, ठीक है, उसमें सारी डिटेल जो है वो मैंने बताई है कि ये होता कैसे है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाई स्मोकिंग इज़ डेंजरस, हाउ इट इज़ रिलेटेड विद रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। स्मोकिंग क्यों ख़तरनाक है भाई, और ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स से किस तरह मुताल्लिक है। स्मोक सिर्फ यही नहीं होता, आपको बता दूं, स्मोक के अंदर सिर्फ स्मोक कौन सा होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 किस्म की गैस हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, ये सिगरेट के धुएं में होती है, ठीक है, तो ये भी नुकसानदेह है। दूसरी बात ये टार, टार जो है ये लिक्विड नहीं है, ये गैस नहीं है, ये सॉलिड है, सॉलिड डस्ट है, ये समझ लें आप, सॉलिड डस्ट है ब्लैक कलर की, तो ये भी उस धुएं में शामिल होती है। तो ये टार जो है ये जब जाता है लंग्स में और चिपक जाता है, वहाँ पर धीरे धीरे चिपकता रहता है, तो वहाँ पर क्या है, अल्टीमेटली वहाँ डिजीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। ख़ास तौर पर लंग कैंसर जो है वो एक बड़ी वजह है इसकी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। यहाँ पर सारी हमने जो है वो सोल्यूशन 1 हो गया। अगली वीडियोस चैप्टर 2 की आएंगी इंशाल्लाह, होमोस्टेसिस की। साथ रहिए, ख्याल रहिए, रखें, खुश रहें, पढ़ते रहें, दुआओं में याद रखें, और नो लाइक नो सब्सक्राइब।